फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चैप्टर हमारा चल रहा था मार्केटिंग मैनेजमेंट, और मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम थे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम था मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट्स थे, जिसमें से फर्स्ट एलिमेंट प्रोडक्ट हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइस। तो प्राइस होता क्या है, आपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अक्सर सुन रखा होगा। इसमें हम इस लेक्चर में हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। Price is the value which a buyer passes on to the seller in lieu of the product or service provided। क्या मतलब है इसका कि सेलर जो है वो बायर को कोई ना कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑफ कोर्स फ्री में तो नहीं करेगा, उसके बदले में वो कुछ पैसे चार्ज करेगा। तो बस उसी चार्ज को आप प्राइस कहते हैं। हर चीज का एक प्राइस होता है, तो इसको ही प्राइस कहते हैं। प्राइस जो है मार्केटिंग मिक्स का काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि कस्टमर इसको लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। अगर कहीं पर भी, जैसे अगर आप अपने प्राइस में छेड़छाड़ करते हो, अगर आप अपने प्राइस को इंक्रीज कर देते हो, तो आपके कस्टमर्स जो है ना वो आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी ये चीज़ पढ़ी हुई होगी डिमांड वाले चैप्टर में, कि अगर आप प्राइस इंक्रीज करते हो तो आपकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, और अगर आप प्राइस डिक्रीज करते हो तो आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो नेगेटिव रिलेशनशिप या फिर इनवर्स रिलेशनशिप होता है इन दोनों के बीच का। इसीलिए प्राइसिंग एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेना है, क्योंकि कस्टमर इसके मामले में बहुत सेंसिटिव होता है। आप जरा सा प्राइस इंक्रीज करेंगे और कस्टमर आपसे आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इट इज द क्रूशियल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स बिकॉज कस्टमर इज वेरी सेंसिटिव टू दिस एलिमेंट। यही बात जो अभी हमने बताई कि ये बहुत क्रूशियल एलिमेंट है, क्योंकि कस्टमर इसके मामले में बहुत सेंसिटिव होता है। Then price must match the utility offered by the product or service। Of course क्या है कि यूटिलिटी क्या होता है, सेटिस्फेक्शन होता है। ये भी हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि जो आपका प्रोडक्ट है या सर्विस है वो जितना सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना, उसी के बराबर आप प्राइस चार्ज करिए। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज कर देंगे और इतना तो आप सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर भी नहीं रहे हैं, आप तो इतनी यूटिलिटी प्रोवाइड कर भी नहीं रहे हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस से। तो क्या होगा, कोई खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा। भाई क्वालिटी इतनी बेकार है और पैसे इतने हाई चार्ज कर रहे हो तो क्यों कोई खरीदेगा। तो यही बात है कि यूटिलिटी से मैच करना चाहिए प्राइसेस। द कस्टमर इज ऑलवेज रेडी टू पे अ प्राइस इक्वल टू द यूटिलिटीज ही गेट फ्रॉम द प्रोडक्ट से अगर जितनी यूटिलिटी या फिर जितना सेटिस्फेक्शन कस्टमर को मिलेगा उतना ही वो प्राइस पे करने को राजी होगा। बहुत ज्यादा प्राइस पे करने को कस्टमर राजी होता ही नहीं है। Then price is normally expressed in monetary terms। Of course price जब बात होती है, पैसों की बात होती है, तो नॉर्मली जनरली इसको मॉनेटरी टर्म्स में ही एक्सप्रेस करते हैं। तो प्राइस जो है वैसे तो मॉनेटरी टर्म्स में ही मेजर होता है, लेकिन अलग अलग नाम हो सकते हैं इसके। जैसे कि एजुकेशन अगर आपको कोई प्रोवाइड कर रहा है तो वो आपसे फीस चार्ज करेगा, और अगर आपको कोई अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसके बदले में वो सैलरी लेगा। रोड यूज करने का प्राइस आपको टोल के तरीके से देना पड़ता है। इस तरीके से डिफरेंट प्राइसेस के डिफरेंट नाम होते हैं, लेकिन होती है वही सेम चीज है कि प्रोडक्ट और सर्विस के बदले में जो आपसे सेलर चार्ज करता है पैसे, उसी को प्राइस कहते हैं। प्राइस समझ आ गया। अब प्राइस मिक्स देख लेते हैं। प्राइस मिक्स क्या है? प्राइस मिक्स रेफर्स टू इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू फिक्सिंग प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी या सर्विस का क्या प्राइस फिक्स करना है, इसका डिसीजन कैसे लिया जाए, ये डिसीजंस, ये सारी चीजें ही प्राइस मिक्स के अंदर आ जाती हैं। क्या है? प्राइस मिक्स रेफर्स टू द इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटिंग टू द फिक्सिंग अप ऑफ अ प्राइस। किसी भी कमोडिटी पे कितना प्राइस चार्ज किया जाए, इसमें जो भी डिसीजंस है वो आप प्राइस मिक्स के अंदर लेते हैं। तो ऐसे कौन कौन से डिसीजंस हैं या ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके प्राइस को अफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स भी देख लेते हैं। तो फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड, जो आप अपने दिमाग में रखें प्राइस डिसीजन लेने से पहले। फर्स्ट इज प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है आपकी कंपनी का? अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है ज्यादा प्रॉफिट कमाना, ठीक है, तो आप सोचेंगे कि अच्छा मैं हायर प्राइस चार्ज करता हूं तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी कंपनी का वो जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि आपको सेल इंक्रीज करनी है, तो आप ये सोचेंगे कि भाई कम में
मतलब कम प्राइस चार्ज करते हैं, कम प्राइस में ज्यादा सामान बिकेगा और ज्यादा सामान बिकेगा तो ज्यादा सेल्स होगी। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आप प्राइस जो है हाई चार्ज करें या लो चार्ज करें। तो ऐसे 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं। पहला है ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर। अगर आपको मार्केट शेयर ऑब्टेन करना है, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा मार्केट का शेयर ऑब्टेन करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा, इसका मतलब सेल्स करनी है अपनी, तो आप लेस प्राइस चार्ज करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। देन सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट है और आपको उसमें सर्वाइव करना है तो आप क्या करिए कि आप अपने कंपटीशन से, जो भी आपका कॉम्पिटिटर है उससे आप कम प्राइस चार्ज करिए और कुछ अट्रैक्टिव स्कीम्स प्रोवाइड करिए अपने कस्टमर को, जैसे डिस्काउंट वगैरह देना। तो इससे क्या होगा कि आपका कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपके कॉम्पिटिटर की तरफ नहीं। उसके बाद है अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। अगर आपको अपने इतने ज्यादा फर्क नहीं है कि मार्केट शेयर से, कॉम्पिटिटर से, आपको बस अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करनी है। तो अगर ऐसा है तो आप ऐसा करिए कि आप हाई प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं। सेकेंड फैक्टर टू बी केप्ट इन माइंड इज प्रोडक्ट कॉस्ट। आप ये देखेंगे आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आ रही है। तो कॉस्ट आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में 11th क्लास में पढ़ा था, 2 टाइप की होती है। एक तो होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जैसे कि आप अगर ज्यादा बना रहे हैं तो आपकी ज्यादा कॉस्ट आएगी, कम बना रहे हैं तो कम कॉस्ट आएगी, इस हिसाब से ये वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है कि आप ज्यादा बनाएं या कम बनाएं, आपकी इतनी कॉस्ट आनी है तो आनी ही है। जैसे कि आप ये ले लीजिए कि आपको अपनी फैक्ट्री का रेंट देना है, तो आप चाहे उस फैक्ट्री पे 1 महीने बिल्कुल काम ना करें, कोई प्रोडक्शन ना करें, तो इसका मतलब ये है कि वो रेंट वाला बंदा आपसे रेंट नहीं लेगा। जो लैंडलॉर्ड है वो तो आपसे रेंट लेगा ना। तो ये होती है कि ये फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को दोनों को ऐड करके आपकी टोटल कॉस्ट बनती है। टोटल कॉस्ट जितनी भी आ रही है उस पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट चार्ज करके आप लेते हैं, आप अपना प्राइस चार्ज करते हैं। तो अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो आप ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं, कम आ रही है तो आप कम कीजिए। तो ये प्रोडक्ट कॉस्ट है। देन एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। आप ये देखेंगे कि मार्केट में कितना कंपटीशन है। अगर मार्केट में ज्यादा कंपटीशन है तो आप बहुत ज्यादा हाई प्राइस चार्ज नहीं कर सकते हैं, वरना आपका जो कस्टमर है वो आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर जाएगा, आपका वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो आपको ये देखना है कि मार्केट में कितना कंपटीशन है। ज्यादा कंपटीशन है तो फिर आप इतना ज्यादा हाई प्राइसेस मत चार्ज करिए, लो ही रखिए। और अगर कम कंपटीशन है तो आप हाई प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं। देन कस्टमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी। क्या मतलब है इस चीज का? कस्टमर की डिमांड क्या है? कस्टमर की डिमांड अगर इलास्टिक है, क्या बात हो रही है? इलास्टिक है अगर कस्टमर की डिमांड, इसका मतलब कि बहुत जल्दी से अगर आप प्राइसेस वगैरह चेंज करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, तो बहुत आसानी से कस्टमर जो है आराम से दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर जाता है या फिर डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो जाती है। ये होती है इलास्टिक डिमांड। तो इलास्टिक डिमांड होती क्यों है? जब मार्केट में ऑलरेडी कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट होता है, यानी कि मार्केट में कंपटीशन होता है, आप ही के जैसा प्रोडक्ट कोई बना रहा है, तो इलास्टिक डिमांड होती है। तो अगर आपकी इलास्टिक डिमांड है तो फिर आप क्या करिए, आप ज्यादा हाई प्राइसेस मत चार्ज करिए, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आप हाई प्राइसेस चार्ज करेंगे तो आपके कस्टमर की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, आपकी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, आपका कस्टमर इतना डिमांड नहीं करेगा। तो फिर आप इलास्टिक डिमांड के टाइम पर आप हाई प्राइसेस मत चार्ज करिए। अगर इन इलास्टिक डिमांड है, यानी कि कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, एक तरीके से आप मोनोपोली में हो, तो हाई प्राइसेस भी चार्ज कर सकते हो, कस्टमर और कहाँ जाएगा, तो आप हाई प्राइसेस तब चार्ज कर सकते हो। ये हो गई डिमांड की बात। अगली बात है यूटिलिटी की। तो प्रोडक्ट जितनी यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उतने ही तो आप प्राइस चार्ज करोगे। अगर आप उससे ज्यादा करोगे तो कस्टमर नहीं लेगा, किसी आपके कॉम्पिटिटर पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यही बात है कि जितनी जो भी सर्विस है या प्रोडक्ट है, जितनी यूटिलिटी या फिर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है उतने ही आप पैसे चार्ज करिए। अगर हाई यूटिलिटी है तो हाई चार्ज करिए, कम यूटिलिटी है तो कम चार्ज करिए। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट लीगल रेगुलेशंस। गवर्नमेंट कुछ चीजों में इंटरवीन करती है। वैसे वो प्राइसिंग में कुछ नहीं कहती है कि आप कितना भी हाई करो, कितना भी लो चार्ज करो, कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट को। लेकिन कुछ असेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि खाने पीने की चीजें हो गई, कुछ जैसे वीट हो गया, फूड ग्रेन्स हो गए, फ्यूल हो गए, तो ये कुछ असेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जिसकी गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बनाई हुई है। अगर उसे आप किसी एक पर्टिकुलर रेट से ज्यादा हाई चार्ज करते हो तो गवर्नमेंट बीच में इंटरवीन करती है।
इसीलिए गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, कुछ लीगल रेगुलेशंस है, जिसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट इंटरवीन करती है अगर आप बहुत ज्यादा हाई प्राइस चार्ज करते हो तो यही है कि क्योंकि भाई सब लोग थोड़ी नहीं सब हाई प्राइसेस अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन खाना तो सभी को खाना है, तो इसलिए गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करती है। देन मार्केटिंग मेथड्स यूज, बहुत सारे मार्केटिंग मेथड्स यूज करे जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशनल टेक्निक्स यूज करी जाती हैं, सेल्समैन को अपॉइंट किया जाता है, बड़ी अच्छी अच्छी सी पैकेजिंग करी जाती है, तो ये सब मार्केटिंग के टूल्स यूज किए जाते हैं सेल्स करने के लिए। तो क्या है कि अगर आप ज्यादा मार्केटिंग के टूल्स यूज कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हो जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है, आपने सेल्समैन अपॉइंट किया हुआ है, आप महंगी महंगी पैकेजिंग कर रहे हो अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपने प्रोडक्ट को, तो आप ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो ना, तो आप ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो तो आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो, अगर आप कम कर रहे हो तो आप कम चार्ज करिए। तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग कि आप क्या चीजें दिमाग में रखें प्राइस फिक्स करते टाइम पर। इसी के साथ हमारा प्राइस खत्म हो जाता है और हमारे मार्केटिंग मिक्स के दो कंपोनेंट्स हो चुके हैं, प्रोडक्ट और प्राइस। नेक्स्ट हमारा मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट है प्लेस, जिसको हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। होता क्या है कि जरूरी तो नहीं है ऐसा कि जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है वहीं से लोग आके परचेज करते हैं प्रोडक्ट को, ऐसा तो नहीं है। फैक्ट्री अलग होती है और फिर गुड्स को मार्केट में पहुंचाया जाता है और वहां से आके कस्टमर्स ले लेते हैं प्रोडक्ट को। तो बस यही हम प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे। Place of physical distribution refers to a set of decisions that need to be taken in order to make a product available. कस्टमर को किस तरीके से प्रोडक्ट अवेलेबल कराया जाए, ठीक है, क्या ऐसे डिसीजंस लिए जाए, इंपॉर्टेंट डिसीजन, जिससे बस कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंच जाए, कस्टमर को प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए। ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप प्रोडक्ट या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में लेते हो। Place elements is a process by which the goods are transferred from the place of production to the place of consumption. Place of production अलग है, यानी कि प्रोडक्शन अलग जगह पे होता है और कंजम्पशन अलग जगह पे होता है। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस अलग जगह पे करता है और कंज्यूमर कंज्यूम अलग जगह पे करता है। आप अपने घर पे बैठ के कंज्यूम करते हो या कहीं और कंज्यूम करते हो, प्रोड्यूस कहीं और होता है। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और प्लेस ऑफ कंजम्पशन एक ही जगह हो, अलग अलग होती है। तो किस तरीके से गुड्स जो हैं वो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचे, ये आप प्रोडक्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको अपना प्रोडक्ट सही टाइम पर और सही जगह पर ना मिले तो आप उस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं करेंगे। सपोज करिए कि आपको एक टी शर्ट चाहिए जो कि बिल्कुल वहां मिलती है, बहुत दूर कहीं लखनऊ में मिलती है, तो आप क्या अलीगढ़ से लखनऊ जाएंगे उसे स्पेशली लेने? अगर जाएंगे भी तो बहुत कम केसेस में ही ऐसा होगा, ठीक है। तो ये बात है कि अगर आपको सही टाइम पर और सही जगह पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो तो आप उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करेंगे। प्लेस मिक्स पढ़ते हैं। प्लेस मिक्स का क्या मतलब है? रिफर्स टू इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दीज डिसीजंस डिसाइड्स द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा। क्या मतलब है? प्लेस मिक्स में आप पढ़ेंगे कि क्या ऐसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन हैं जो आप प्लेस में लेते हैं, कि किस तरीके से आप प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक प्रोडक्ट को पहुंचाएं। ये जो भी डिसीजंस लेते हैं आप प्रोडक्ट मिक्स के प्लेस मिक्स के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है कि ये सारी जो चीजें हैं, तो इसमें क्या क्या डिसीजंस आते हैं कि मार्केट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, यानी कि आप डिस्ट्रीब्यूट तो करो अपने प्रोडक्ट को, लेकिन कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करो? किसी भी मार्केट में अपने प्रोडक्ट को भेज दोगे क्या आप? तो ये इसका एनालिसिस करना पड़ता है कि कौन से मार्केट में भेजना है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वगैरह भी सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन से चैनल से करना है। चैनल्स वगैरह अभी हम बाद में पढ़ेंगे। तो प्रोडक्ट मिक्स के दो एलिमेंट्स होते हैं, वो देख लेते हैं कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। पहला देखते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। प्लेस मिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी हमने ये वाली बात डिस्कस की थी कि कोई भी प्रोडक्ट है जिस जगह पे वो प्रोड्यूस हो रहा है, जरूरी थोड़ी है उसी जगह पे कंज्यूम हो। कंज्यूम तो वो डिफरेंट जगह पे होता है। जैसे कि टी है, वो असम में, दार्जिलिंग में उगाई जाती है, लेकिन क्या वही कंज्यूम की जाती है? नहीं, वो तो पूरी कंट्री में कंज्यूम की जाती है। तो एक मैन्युफैक्चरर या एक प्रोड्यूसर पूरी कंट्री के कंज्यूमर से कैसे डील करेगा, सब तक कैसे प्रोडक्ट पहुंचाएगा? इसलिए वो बीच में एक मिडिलमैन अपॉइंट कर लेता है। बस इसी को चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू द पीपल और मिडिलमैन हु हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स। जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करने में मैन्युफैक्चरर की हेल्प करते हैं वो मिडिलमैन, यही सब चीजों को चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं।
फिर है फंक्शन क्या है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के, बहुत सारे काम करता है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी मिडिलमैन होता है वो बहुत सारे काम करता है, तो क्या काम करता है ये देखते हैं। फर्स्ट इज सोर्टिंग एंड ग्रेडिंग। सोर्टिंग एंड ग्रेडिंग का मतलब है कि भाई जब वो मैन्युफैक्चरर से खरीदता है, कोई भी मिडिलमैन है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, रिटेलर हो गया या मैन्युफैक्चरर हो गया, कोई भी मिडिलमैन हो गया, ठीक है। तो वो क्या करता है कि मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट ले लेता है और फिर कंज्यूमर को पहुंचाता है, ठीक है। तो आप जब जाते हैं तो आप डायरेक्टली प्रोड्यूसर के पास थोड़ी जाते हैं गुड्स लेने, आप तो किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं जो कि रिटेलर है, ठीक है। उसने मैन्युफैक्चरर से डील किया होगा, ये होता है। तो वो सोर्टिंग एंड ग्रेडिंग करता है। इसका क्या मतलब है कि जो मिडिलमैन है वो तो मैन्युफैक्चरर से एक बार में बहुत सारा सामान ले लेगा, लेकिन बाद में वो उसे सोर्ट करता है कि अच्छा ये इस प्राइस का है, ये इसे अलग रख दो, ये इसकी इतनी क्वांटिटी, 1-1 किलो वाली चीजें अलग रख दो, और इसका इतना साइज है, इसकी क्वालिटी ऐसी है। तो ये सोर्टिंग एंड ग्रेडिंग करता है। तो जो भी कस्टमर मांगता है वो वहीं से उठा के उसको दे देता है। देन एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमा करते रहना। तो मिडिलमैन जो है वो क्या करता है, स्टॉक में, बहुत सारे लार्ज स्टॉक में वो गुड्स को ले लेता है मैन्युफैक्चरर से, और फिर वो धीरे धीरे करके वो कंज्यूमर आते हैं उसके पास और लेकर जाते हैं। तो इस तरीके से लार्ज स्टॉक मेंटेन करता है एक मिडिलमैन। देन वैरायटी एंड असॉर्टमेंट। वैरायटी एंड असॉर्टमेंट का मतलब है कि एक मैन्युफैक्चरर है, अगर मेरी फैक्ट्री है और मैं पेन बनाती हूँ तो मैं सिर्फ पेन ही तो बनाऊंगी, डिफरेंट, हाँ मैं 2-3 और प्रोडक्ट्स में डील कर सकती हूँ, लेकिन क्या होगा कि मैं उस प्रोडक्ट के लिए किस किस को ढूंढती फिरूंगी, किस किस कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर क्या करता है कि वो शॉपकीपर के पास जाता है और शॉपकीपर बहुत सारी वैरायटी रखता है। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट प्रोड्यूसर्स से डील करता है। एक से वो पेन ले रहा है, एक से वो पेंसिल ले रहा है, एक से वो कॉपीज ले रहा है, एक से वो बुक ले रहा है, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स को वो मेंटेन करके रखता है। और फिर आप जाते हो और आप उससे कोई भी आपको प्रोडक्ट चाहिए आप ले आते हो। तो ये होता है कि वो अपने पास वैरायटी रखता है क्योंकि वो डिफरेंट प्रोड्यूसर से डील करता है। देन पैकिंग। पैकिंग भी करता है एक मिडिलमैन। कैसे कि क्या करता है मिडिलमैन, बहुत बार बल्क में ले लेता है, ठीक है। जैसे व्हीट है या राइस है तो उसके इतने बड़े बड़े जो पूरे सैक होते हैं वो ले लिया, ठीक है। लेकिन आपको तो चाहिए 1 किलो 2 किलो, तो वो क्या करता है कि लेने के बाद फिर 1-1 kg के या 2-2 kg के पैकेट्स बनाता है अपने आप से। तो पैकिंग भी वो करता है। उसके बाद है प्रमोशन। वैसे तो प्रमोशन मैन्युफैक्चरर खुद ही कर लेता है, लेकिन कभी कभी प्रमोशन ये भी करता है, ठीक है, अपनी सेल इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि सेल इंक्रीज होगी तभी तो इसे भी फायदा होगा ना। फिर उसके बाद है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब होता है कि भाई थोड़ा सा प्राइस कम कराना, थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करना, इस तरीके से जो ये होता है इसको कहते हैं बार्गेनिंग वगैरह करने को नेगोशिएशन। तो क्या होता है कि ये तो प्रोड्यूसर से भी करता है, वो कहता है कि मुझे कम में दे दो, और जब कंज्यूमर से करता है तो कंज्यूमर से ऐसे कि नहीं ज्यादा में लो। तो इस तरीके से नेगोशिएशन ये दोनों ही पार्टी से करता है, प्रोड्यूसर से भी और कंज्यूमर से भी। देन रिस्क टेकिंग। ये रिस्क बहुत लेता है, ये बल्क में प्रोडक्ट ले लेता है। अब वो बिके या ना बिके फिर क्या, आप प्रोड्यूसर को वापस थोड़ी कर सकते हो, प्रोड्यूसर तो कह देगा मैंने तो भाई बेच दिया, ठीक है। तो ये रिस्क लेता है कि वो बहुत सारा बल्क में ले लेता है, इनकेस अगर वो नहीं बिकेगा तो फिर किसका लॉस है, वो तो मिडिलमैन का ही लॉस है ना। तो ये थे फंक्शंस मिडिलमैन के। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के भी ना लेवल्स होते हैं। सो पहला लेवल होता है 0 लेवल, यानी कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। आप डायरेक्टली जो प्रोड्यूसर है कंज्यूमर से डायरेक्ट डील कर सकता है। यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर से डील कर रहा है, इसी को 0 लेवल बोलते हैं, डायरेक्ट चैनल, कोई मिडिलमैन नहीं है बीच में, ठीक है। तो इसके कॉमन टाइप्स क्या है, कैसे आप डायरेक्ट सेल कर सकते हो। पहली चीज बाय अपॉइंटिंग सेल्समैन। आप किसी सेल्समैन को अपॉइंट कर लो, डोर टू डोर जाके सेल कर लो, ठीक है। वो मिडिलमैन तो है नहीं, आपका वर्कर है, तो आप किसी सेल्समैन को अपॉइंट कर सकते हो। और क्या कर सकते हो आप, मेल ऑर्डर हाउस, थ्रू मेल ऑर्डर हाउस। जैसे कि आप इंटरनेट नहीं हो गया आपके, मेल करो और ऑर्डर आपके घर पे पहुंचेगा, वो आप कर सकते हो। और थ्रू इंटरनेट फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब क्या है, ये सब यही तो है, ये लोग डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से आपकी तरफ भेज देते हैं, तो ये भी है। देन थ्रू टेलीशॉपिंग। टेलीशॉपिंग वगैरह भी जैसे आपने टीवी पे एड्स वगैरह देखे होंगे, होम शॉप 18, टेलीशॉपिंग, डिफरेंट कॉल करो और ऑर्डर आपके घर आएगा। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कंज्यूमर से डील कर सकता है, इसी को 0 लेवल चैनल बोलते हैं, यानी कि डायरेक्ट चैनल, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला है इनडायरेक्ट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर मिडिलमैन होते हैं, यहाँ पर प्रोड्यूसर जो है डायरेक्ट कस्टमर से डील नहीं करता है, यहाँ पर कुछ मिडिलमैन होते हैं। प्रोड्यूसर जो है वो मिडिलमैन को बेच देता है सामान और जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, और मिडिलमैन फिर आगे कस्टमर्स को डील करता है कस्टमर्स के साथ।
तो ये इनके 3 लेवल्स बताए गए हैं। तो फर्स्ट लेवल जहां पर सिर्फ एक मिडिल मैन होता है, मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक प्रोडक्ट जाना है, ठीक है, इसके बीच में सिर्फ एक मिडिल मैन होता है जो होता है रिटेलर। रिटेलर आपको पता होगा, आप शॉप वगैरह पे जाते हैं ना, शॉप पर जाते हैं, किसी भी शोरूम में जाते हैं, तो वो रिटेलिंग शोरूम्स ही होते हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में जब एक मिडिल मैन है रिटेलर, तो उसको हम कहेंगे 1 लेवल। नेक्स्ट इज 2 लेवल। 2 लेवल में मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में 2 मिडिलमैन होते हैं, एक है होलसेलर, एक है रिटेलर। होलसेलर क्या है, रिटेलर क्या है, ये सब कुछ आप 11th क्लास में काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम इसको यहाँ पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि 2 लेवल का मतलब है कि जब मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में 2 मिडिलमैन हो तो उसको 2 लेवल कहेंगे, होलसेलर और रिटेलर, ठीक है। फिर है 3 लेवल। 3 लेवल का क्या मतलब है कि जब मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में 3 मिडिलमैन हो। कौन कौन? एजेंट, होलसेलर, रिटेलर। मैन्युफैक्चरर देगा पहले एजेंट को, एजेंट देगा होलसेलर को, होलसेलर देगा रिटेलर को, फिर रिटेलर देगा कस्टमर को। तो जब 3 मिडिलमैन आ जाते हैं मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में, तो उसको कहेंगे 3 लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही लेवल्स पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट का मतलब था कस्टमर से डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर पे पहुंचना, इनडायरेक्ट में आपने 3 लेवल पढ़े, 1, 2, 3। अभी हमने देखा कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक हो गया डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और एक है इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप सिलेक्ट कैसे करें कि कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको सिलेक्ट करना है, डायरेक्ट करना है या इनडायरेक्ट करना है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपकी चॉइस को इफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स, कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। देन वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट कैसा है आपका, तो उसमें पहली चीज़ आती है कि आपका प्रोडक्ट की वैल्यू कैसी है, क्या है आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है तो आप डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रेफर करते हैं, और अगर आपका प्रोडक्ट इतना एक्सपेंसिव नहीं है, लेस कॉस्टलियर है, तो फिर आप इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आपका प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नेचर का है, इतनी आसानी से कस्टमर को समझ नहीं आएगा, एक पूरी प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेशन की ज़रूरत है, तो फर्म्स जो हैं वो डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रेफर करती हैं। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट जो है ईजी टू अंडरस्टैंड है, तो फिर इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से भी काम चल जाएगा। देन नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, आपके प्रोडक्ट का नेचर कैसा है। अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमाइज्ड है, आपके कस्टमर ने अपनी नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग आपसे प्रोडक्ट ऑर्डर देके कस्टमाइज़ करवाया है, तब तो आप डायरेक्टली उसको सेल करेंगे। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट जो है नॉर्मल है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, तो फिर आप इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट करेंगे। देन पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल, अगर आपके जो गुड्स हैं वो पेरिशेबल गुड्स हैं, पेरिशेबल गुड्स का मतलब होता है कि जिनकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है, ड्यूरेबिलिटी भी नहीं, जो लाइफ टाइम होता है उनका वो बहुत कम होता है, जैसे कि मिल्क हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ये बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, 4-5 दिन से ज़्यादा नहीं चल पाएंगे। उसी तरीके से ब्रेड हो गई, तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो पेरिशेबल होते हैं। तो जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं उनमें अगर आप लॉन्ग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रखेंगे, तो जब तक वो कस्टमर तक पहुंचेगा तब तक बहुत टाइम हो जाएगा और तब वो एक्सपायर भी हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पर फर्म्स जो हैं वो डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रेफर करती हैं। और अगर आपका प्रोडक्ट नॉन पेरिशेबल है, वो इतनी जल्दी एक्सपायर नहीं होगा, तो आप इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड इज़ कंपनी रिलेटेड फैक्टर। कंपनी रिलेटेड फैक्टर में पहली चीज़ आती है फाइनेंस, कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत साउंड है, तो कंपनी डायरेक्ट भी सेल कर सकती है, क्योंकि तब कंपनी के पास इतने रिसोर्सेज होंगे कि वो बहुत सारे कस्टमर्स को रीच आउट कर सके। लेकिन अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, उसको जल्दी पैसे चाहिए, तो फिर वो इंटरमीडियरीज को अपॉइंट करे और बस उसका काम क्या है कि होलसेलर रिटेलर को अपना पूरा स्टॉक बेच दिया और उससे पैसे आ गए, बात ख़त्म। देन डिग्री ऑफ कंट्रोल, डिग्री ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि अगर कंपनी ये चाहती है कि डिस्ट्रीब्यूशन पे उसका कंट्रोल रहे, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना है, इस मार्केट में होना है या नहीं होना है, तो ये सारी चीज़ों पे अगर कंपनी अपना खुद का कंट्रोल रखना चाहती है तो वो डायरेक्ट चैनल प्रेफर करेगी। अगर नहीं, अगर उसको कंट्रोल शेयर करने से कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर वो इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट कर सकती है। देन कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स, कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स भी ध्यान में रखने पड़ते हैं कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट कर रहा है। अगर वो डायरेक्ट कर रहा है तो आप भी डायरेक्ट कर सकते हो, या कभी कभी कुछ फर्म्स
ऑपोजिट करने की भी कोशिश करती हैं। सपोज़ आपका जो कॉम्पिटिटर है वो शोरूम्स में, और एक प्रॉपर शोरूम है उसका, वो वहाँ से सेलिंग कर रहा है, तो आप क्या करिए, आप डोर टू डोर अपना सेल्समैन भेज दीजिए, वो डायरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अपने कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। देन मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स, मार्केट कैसा है। फर्स्ट, नेचर ऑफ मार्केट। मार्केट का अगर नेचर इंडस्ट्रियल गुड्स का नेचर है कि मार्केट में अगर इंडस्ट्रियल गुड्स मिलते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स कौन से होते हैं, जो कि डायरेक्ट कंज्यूमर हम आप कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, वो फैक्ट्रीज़ के लिए ही होते हैं, फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, मशीनरी वगैरह। तो अगर इंडस्ट्रियल गुड्स है मार्केट में तो डायरेक्ट चैनल प्रेफर करती है कंपनी, और अगर कंज्यूमर गुड्स हैं तो फिर इनडायरेक्ट। देन साइज़ ऑफ द मार्केट, मार्केट का साइज़ कैसा है, अगर ज़्यादा कस्टमर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो फिर एक सिंगल जो सेलर है वो इतने सारे कस्टमर्स को डायरेक्टली सेल नहीं कर पाएगा, तो आप इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट करिए। लेकिन अगर कस्टमर्स कम हैं, आप खुद उनसे डील कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट करिए। देन जोग्राफिकल कंसंट्रेशन कैसी है कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही कंसंट्रेटेड हैं, ठीक है, कि यहाँ पर सारे कस्टमर्स मिल जाएंगे, तो फिर आप डायरेक्ट उनसे डील कर सकते हैं। आप जब भी जाएंगे तो सारे कस्टमर्स इनकेस अगर आपको वहीं पर मिलते हैं तो आप डायरेक्टली उनसे डील कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके कस्टमर जो हैं ऑल ओवर द सिटी या ऑल ओवर द कंट्री स्कैटर्ड हैं, तो आप इतने सारे लोगों से इतने अलग अलग जगहों पे जाके डील नहीं कर सकते हो, तो आपको इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद है क्वांटिटी परचेज्ड। अगर आपके पास बहुत हैवी ऑर्डर आता है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर आता है आपके पास, तो आप डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट कर लीजिए। आपको तो बस एक साथ एक इंसान को देना है ना। लेकिन इनकेस अगर आपके पास थोड़ा थोड़ा एक दो यूनिट का डिफरेंट जगहों से ऑर्डर आते हैं, तो फिर आप इतनी टेंशन नहीं लेंगे। आप इतने सारे लोगों से कैसे डील करेंगे छोटी मतलब एक या दो यूनिट्स के लिए। आप क्या करेंगे, आप एक होलसेलर या रिटेलर को बहुत सारे स्टॉक में बेच देंगे और वो आगे बेचता रहेगा, तो आप इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट करेंगे। लास्ट इज़ इन्वायरमेंटल फैक्टर। आप इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी चॉइस को। सपोज़ अगर इकोनॉमी में जैसे इकोनॉमिकल फैक्टर भी एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है, तो इकोनॉमी में इनकेस अगर रिसेशन चल रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी आ गई है, तो आपके पास आप इतने ज़्यादा रिसोर्सेज अपने खर्च नहीं कर सकते हो, तो उस टाइम पे आप शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट करिए, आपको उसमें ज़रा कम कॉस्ट आती है। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएरीज बीच में रखते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो अगर कुछ ऐसी इकोनॉमिकल कंडीशन चल रही हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर आपके फेवर में नहीं चल रहे हैं, तो आप शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट करिए। हमने पढ़ा था प्लेस मिक्स में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स का क्या मतलब है कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास गुड्स पहुँचे कैसे। तो फिजिकल जो मूवमेंट हो रहा है, जो बिल्कुल फिजिकली गुड्स मूव हो रहे हैं, वही फिजिकल मूवमेंट कहलाता है। फिजिकल मूवमेंट को हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जिसको आप स्टेप्स बोल सकते हैं, डिसीजंस बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स बोल सकते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ भी बोल सकते हैं। किसी भी नाम से आता है, आपको यही 4 पॉइंट्स लिखने हैं। तो फर्स्ट इज़ ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है कि जब आपने ऑर्डर प्लेस किया, एक प्रोड्यूसर के पास ऑर्डर पहुंच गया, फिर वहाँ से लेकर जब तक आप अपने ऑर्डर को रिसीव नहीं कर लेते हो, तब तक की जो भी प्रोसेसिंग होती है ना, वो सब कुछ ऑर्डर प्रोसेसिंग होती है। तो क्या है कि जैसे आपने ऑर्डर प्लेस किया, तो उसके बाद आपके प्रोड्यूसर ने ऑर्डर रिसीव किया, वो आपका ऑर्डर तैयार करेगा, शिप करेगा, बहुत सारे स्टेप्स आते हैं इसके बीच में, यही सब कुछ ऑर्डर प्रोसेसिंग कहलाती है। ऑर्डर प्रोसेसिंग आप कोशिश करिए एज अ प्रोड्यूसर कि उसका टाइम जो है वो कम से कम रहे। कम से कम रहेगा तो आपका जो कस्टमर है उतना ही ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेगा। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट से आपने कुछ ऑर्डर किया, आपने आज ऑर्डर किया, कल आ गया, तो आप सोचिए आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कितना हाई रहेगा, आप बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन आपने आज ऑर्डर किया, आपका ऑर्डर आ रहा है 15-20 दिन बाद, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या उतना हाई रहेगा? नहीं। लेकिन एक एज अ प्रोड्यूसर अगर आप बात करें, तो प्रोड्यूसर के लिए ऑर्डर प्रोसेसिंग का टाइम कम रखना
बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको वहाँ तक पहुँचाना है ऑर्डर। अगर उसको पहुँचाना है तो वो प्रोडक्शन में तो टाइम वेस्ट नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि उसको इन्वेंट्री बना के रखनी पड़ेगी, पहले से स्टॉक मेंटेन करके चलना पड़ेगा कि बस ऑर्डर आए और मैं उसे शिप कर दूँ। लेकिन इन्वेंट्री बना के रखने के लिए भी बहुत कॉस्ट जाती है, इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट जाती है ना, तो इसलिए बहुत कॉस्टली रहता है। आप कोशिश करिए कि आप कम से कम ऑर्डर प्रोसेसिंग का टाइम रखें, लेकिन अगर आप कम रखेंगे टाइम तो कॉस्ट भी हाई आएगी। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है? फिजिकली प्रोडक्ट को मूव कराना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दार्जिलिंग में टी उगाई जाती है, लेकिन वो कंज्यूम पूरे इंडिया में की जाती है, पूरी कंट्री में कंज्यूम की जाती है, तो दार्जिलिंग से वो पूरी कंट्री तक कैसे पहुंच रही है? बाय मीन्स ऑफ रेल, रोड, सी, किसी तो मीन्स से पहुंच रही है ना, तो वही ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन से क्या होता है? आपके प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड हो जाती है। आपका प्रोडक्ट अगर आज इतनी वैल्यू का है तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका मूवमेंट हुआ ना, तो ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से उसका वैल्यू में इंक्रीज आ गया, वैल्यू ऐड हो गई। लेकिन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है हमेशा वैल्यू एडेड से कम रहनी चाहिए। जैसे कि अगर आपका प्रोडक्ट 10 का था, ठीक है, और वो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते भाई वैल्यू एडेड ट्रांसपोर्टेशन में तो 5 रुपये और ऊपर हो गया, यानी कि 15 रुपये का हो गया। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो प्रोड्यूसर के लिए 2 या 3 रुपये ही आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो ज़्यादा हो जाएगी, वैल्यू, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हो गया, वैल्यू इतनी ऐड हो नहीं रही, तो प्रोड्यूसर को नुकसान है। इसीलिए वैल्यू एडेड जो है वो हमेशा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से ज़्यादा ही होनी चाहिए। अगला है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है? वेयर हाउसिंग का मतलब होता है स्टोर करके रखना। आपने प्रोडक्ट बना लिया और आप उसे अब स्टोर करके रख रहे हो। ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि जब भी प्रोडक्ट बन रहा है इमीडिएटली कंज्यूम हो जाए। इमीडिएटली कंज्यूम कभी कभी प्रोडक्ट नहीं किया जाता है। जैसे कि आप जो एसी हैं वो पूरे साल मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, लेकिन उसकी डिमांड कब बढ़ती है? सिर्फ और सिर्फ विंटर्स में, सिर्फ और सिर्फ विंटर्स में वो कंज्यूम किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि तभी उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है वो उसे पूरे साल तो नहीं बेच सकता है, लेकिन पूरे साल प्रोडक्शन हो रहा है तो उसे स्टोर करके रखना पड़ता है कि जब भी मेरा कस्टमर डिमांड करेगा मैं उसे दे दूंगा। उसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लीजिए कि वीट है। वीट पूरे साल कंज्यूम किया जाता है, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन होता है, जो वो उगाया जो जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने 4 महीने इतने ही महीने उगाया जाता है। तो पूरे साल एक जो सप्लायर है वो डिमांड को मीट आउट कैसे करता है? तो वो भी वेयर हाउस में स्टोर करके रखता है कि जैसे जैसे मेरा कस्टमर डिमांड करता जाएगा मैं उसे सप्लाई करता जाऊंगा। इसलिए हमें वेयर हाउसिंग की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री का मतलब है स्टोर करके रखना। वेयर हाउसिंग क्या थी फिर? वेयर हाउसिंग भी स्टोर करके रखना ही था, लेकिन वेयर हाउस एक जगह होती है जहाँ पर आप स्टोर करके रखते हो। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक मेंटेन करके रखना। तो इन्वेंट्री में हम कैसा डिसीजन लेते हैं कि कितनी इन्वेंट्री मेंटेन करनी है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं था। आप जितना भी जो वीट है वो आप हार्वेस्ट कर रहे हो, आपको तो पूरे साल डिमांड मीट आउट करनी है, तो आप वेयर हाउसिंग कर रहे हो। लेकिन इन्वेंट्री मेंटेन करने का क्या मतलब है कि सपोज आप फ़ोन मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बहुत सारे एक साथ फ़ोन मैन्युफैक्चर करके रख लिए हैं कि फ्यूचर में डिमांड आती जाएगी, मैं बेचता जाऊंगा। लेकिन इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा केयरफुली मेंटेन करके चलनी होती है, क्योंकि इन्वेंट्री रखने की ऑफकोर्स आपको कॉस्ट तो आती है। पहली बात तो आपका कैपिटल जो है वो स्टक हो जाता है। आपने जो इस पे पैसा लगाया वो इतनी जल्दी लिक्विडेट तो हो नहीं रहा है, आपके पास तो रखा हुआ है गोडाउन में वो इन्वेंट्री, तो एक तो आपका कैपिटल स्टक हो जाएगा। ऊपर से वेयर हाउस में आप इन्वेंट्री रखोगे, उसका खर्चा अलग आएगा, गोडाउन वगैरह का, उसको मेंटेन करने का खर्चा अलग आएगा। तो इन्वेंट्री आप सोच समझ के मेंटेन करिए कि आपको कितनी ज़रूरत है। अगर ज़रूरत ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन मत करिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हाई आती है। तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हम लेवल ऑफ इन्वेंट्री डिसाइड करते हैं कि कितनी इन्वेंट्री हमें रखनी चाहिए? ये फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पर गिवन है। तो फर्स्ट फैक्टर इज फर्म्स पॉलिसी ऑन कस्टमर सर्विस। अगर फर्म की ऐसी पॉलिसी है कि नहीं, मुझे तो अपने कस्टमर का सेटिस्फैक्शन देखना है, मेरा कस्टमर जब भी डिमांड करेगा मैं उसको तुरंत सर्विस दूंगा और तुरंत सप्लाई कराऊंगा गुड्स, तो अगर ऐसी फर्म की पॉलिसी है तो फिर आप मेंटेन करके चलिए इन्वेंट्री के। आपका जब भी कंज्यूमर जो है डिमांड करे आप उसको जल्दी से जल्दी सर्विस प्रोवाइड कराओ।
उसके बाद है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फोरकास्ट। अगर आप बिल्कुल एक्यूरेटली सेल्स फोरकास्ट करते हो कि मुझे फ्यूचर में इतनी ज़रूरत पड़ेगी या इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम अगर जो आप सेल्स फोरकास्टिंग करते हो तो अगर आप एकदम एक्यूरेट करते हो तो आपको इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लो इन्वेंट्री रख सकते हो। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा हाई आती है तो आप इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन मत करिए। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कम आ रही है तो आप कर सकते हैं इन्वेंट्री मेंटेन। उसके बाद है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब है कि आप कितनी जल्दी आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू आप अपने पास से कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हो। अगर आप जल्दी से पहुंचा देते हो, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता है आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, तो आप तभी के तभी प्रोड्यूस करके और उसके बाद जल्दी से पहुंचा दीजिए, ठीक है। तो आपको इन्वेंट्री मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन केस आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही बहुत लंबा है, आप इतनी दिन में वो पहुंच पाएगा, शिपिंग में ही इतना टाइम ले लेगा, तो फिर आप पहले से मेंटेन करके चलिए कि आप प्रोड्यूस भाई अलग करेंगे, फिर उसमें अलग टाइम जाएगा, तो बहुत टाइम हो जाएगा ऑर्डर प्रोसेसिंग में। इसलिए फिर आप क्या करिए कि आप इन्वेंट्री ऐसे टाइम पे मेंटेन करके चलिए अगर आपका जो रिस्पॉन्सिवनेस है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वो बहुत लॉन्ग है तो ये था भाई हमारा डिसीजंस जो कि हम लेते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर। बस इसी के साथ हमारा प्लेस ख़त्म होता है। मार्केटिंग मिक्स के 4 कंपोनेंट्स थे जिसमें से हम प्रोडक्ट लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर में हमने प्राइस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है। अब अगले लेक्चर में हम प्रमोशन पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। आप साथ के साथ इसके नोट्स बनाते चलें। फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।